हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया सेंटर पे। अब करने वाले हम हमारी आज की क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमने परिचय पाठ में पढ़ा था उसी पे डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन। अगर परिचय पाठ को ध्यान से देख लिए हो तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद ब खुद क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जो भी संख्या दी है उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड तो हमने परिचय पाठ में अच्छे से निकालना सीख लिया था, तो हम इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 140 के जब आप अभाज्य करोगे यही होता है। अभाज्य करने के लिए सबसे पहले हमें एक ढांचा बना लेना है। खड़ी लाइन आड़ी लाइन दोनों आएगी, उसके ऊपर ऊपर जो संख्या को लिख देनी है। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि 2 का भाग तो जाएगा, क्योंकि अंतिम क्या है 0 है। 7 फिर से 2 का जाएगा तो 35 हो जाएगा। 35 में तो भाई 5 का जाएगा, तो 5 8 होता है, 8 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का लगाएंगे 7 बार, फिर 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 140 के 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, 140 पर आप क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 2 5 गुना 7, और इनके ऊपर काटेंगे तो आप 5 के ऊपर एक हाथ लगा सकते हो, 7 के ऊपर हाथ एक लगा सकते हो, तो भी वो 5 और 7 ही रहने वाला है, या फिर आप 5 और 7 ही लिख सकते हो। 140 के अभाज्य में इस प्रकार से व्यक्त अपन ने कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले। सेकंड वाला 156। देखिए मैं थोड़ा इधर इधर पास में करने की कोशिश करूंगी ताकि मेरे पांचों क्वेश्चन यहीं पे आ जाए। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 6 है। 2 का लगाओगे तो 2 7 में 14, 1 0 8। फिर से 2 का लगाएंगे तो 3 2 6। अब 3 का चला जाएगा, 3 का 3 3, फिर 13 एकम 13, क्योंकि 13 तक तो देख क्या है अभाज्य संख्या। 13 बदले मुझ में किसी का कोई भाग नहीं जाएगा, मुझ में पूरा पूरा केवल मेरा ही भाग जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो चाहो तो आप इसे दो की घात 2 3 ना 13। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिएगा जरूर कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करने में, देखने में कैसे लग रहे हैं, डरावने लग रहे हैं कि मजा आ रहा है। परिचय पाठ को देखिए तो जरूर मजा आएगा, और परिचय पाठ को नहीं देखा तो बिल्कुल ही आप डरावने लगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3825। इसमें देखो सबसे पहले हमें चेक करना है, 2 का तो जाएगा, 3 का जा सकता है, लेकिन पहले चेक करो। 8 और 2 10, 10 और 5 15 होगी, 18। इसका मतलब 3 का जाएगा। 3 का लगा देते, 3 एकम 3, 6 2 से 7 19, 5 और 15। फिर से 3 का जा रहा है चेकिंग, 7 और 12 13 14 1 15। फिर से 3 का जाएगा, 3 चौके 12 3 6 3 5 15। अब देखो फिर से 3 का जा रहा है, 5 4 4 9 9 2 11। 3 का नहीं जाएगा, ठीक है 5 का 5 अंडे 40 बच गया 2 5। फिर से 5 का जाएगा, 5 से कम 5 गया 3, 5 सके 35। 17 है तो 17 का ही 17 है। यहाँ पे लिख देते इसके अवकलन 8 को 25 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। जो अभाज्य संख्या जितनी बार आ रही उतनी उनके खाते लगा दो, और जो केवल सिंगल है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, या उसके ऊपर एक हाथ लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। ये अब फोर वाला क्या है 5005। अब सबसे पहले 0 का इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5 है। लेकिन अपन 3 का जा रहा है, चेक करते 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 5 10 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसका मतलब इसमें 5 का ही जाएगा। 5 का लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखिए इसमें किसका जाएगा, क्योंकि एक सॉरी 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 का है 7 3 21, 7 का जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा, 3 7 होके 28, तो बचेगा 7 ही। ओके, अब देखो किसका जा रहा है, 7 का तो जाएगा नहीं, 13 का चला जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर से एक बचेगा 13 एकम 13 एकम 13 13 एकम 13। इसका मतलब इसमें पहले 11 का जाएगा। अब 11 आया तो मतलब पहले 11 का जाएगा, 11 का लगाएंगे 11 एकम 11 3 बचेगा, 11 3 33।
13 एवं 13, इसको अपन को ऐसे भी पता चल जाता है बात, जिनसे छोटी संख्या में जाना इसका मतलब पहले की छोटी वाली का जाता। अब देखो यहाँ पे लिख देते छोटे का 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसको तो खाते वापस लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल नंबर आ रहा है, तो इसके अभाज्य क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। ठीक है, अब कर लो लास्ट वाली का 7400। ये नंबर तो बड़ा डरावना है, इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी, 7 11 12 13, 13 और 7 20 और 2 22 नहीं जा रहा, 5 का तो जाएगा नहीं, 7 7 में 7 का भी नहीं, 11 का 13 5 13 का 17 का लगा दे, 17 17 8 70 4 और 6 51 और बच गया 51 और 9 2 11 17 में 129 क्या कर दिया 19 का देखो 38 40 40 5 बचे 57 एक से कम, यानी कि इसके पूरे इसी प्रकार से बड़े बड़े संख्याएं आए 7400 के अवन क्या हो जाएंगे 17 गुना 19 गुना 23। इनको वापस अपन को लिखने की जरूरत नहीं है कि सब सिंगल सिंगल ही आ रहे। आई होप आप सब लोगों को पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या में हमें अभाज्य गुणनखंड कैसे करें और अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को कैसे व्यक्त करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना मोस्ट इंपोर्टेंट था, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, पेपर ने क्या सीखा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, a गुना b बराबर लेस गुना नसे, या LCM गुना HCF। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, LCM LCM क्या है, जो भी संख्या आपको दो दी है ना उनके HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, HCF गुना LCM है। यानी कि हमें क्या करना है, पहले उन संख्याओं के LCM भी निकालना है, LCM भी निकालना है, फिर हमें चेक करना है कि उन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं वो LCM और LCM के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक एक करके LCM और LCM निकालते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दी है 20 और 93, पहले का आंसर यहाँ पे कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 26 के अभाज्य कर लेंगे। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, जब भी एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उन संख्या में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सब इसमें तो 2 का भाग जाएगा 13 बार, फिर 13 एकम 3, फिर 3 का तो जाएगा नहीं 7 का जाएगा, 13 सफी 13 एकम 3। अब देखो एक बार 26 की गुणनफल लिखिए, 26 की तो क्या है 2 गुना 13 और 93 की क्या है 7 गुना 13। अब मैंने क्या करा था, आप अगर HCF निकाले तो HCF में हमें क्या देखना है, वो गुणनखंड जो दोनों में आ रहा है, दोनों में सेम टाइम आ रहा है। अगर दोनों में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ ही देना है HCF में। HCF में क्या करना है, गुणनखंड देखने हैं, उन गुणनखंडों में देखना है कि कौन सा गुणनखंड दोनों में आ रहा है, दोनों में जितनी बार आ रहा है वो सेम टाइम आना चाहिए, सेम ही बार आना चाहिए। किसी में 3 बार आ रहा है, किसी में 4 बार आ रहा है, तो हमें कौन सा लेना है, HCF में 3 बार, LCM में 4 बार। ठीक है, और कोई संख्या मान लो अगर एक में आ रही है तो उसमें नहीं आ रही तो वो LCM में छोड़ देनी है, लेकिन LCM में लेनी है। बस दोनों में यही डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब LCM मान लो आपको दे दिया है तो हम LCM हम निकाले तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM, तो LCM तो क्या हो गया, दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में तो LCM तो क्या हो गया 13, क्योंकि 2 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, छोड़ देना है। मैंने क्या बोला था, छोड़ ही देना है, छेड़ना ही नहीं है। 13 दोनों में आ रहा है। अब आती है LCM, LCM में एक को क्या आएगा, 13 तो आएगा ही आएगा, इसमें 2 है 7, 13 ये 2 7 ही आता। मैंने क्या बोला था, LCM में नहीं आ रहा है, किसी में एक में आ रहा दूसरे में नहीं आ रहा तो भी हमें लेना है, 2 इसमें नहीं आ रहा तो भी लेना है, 7 इसमें नहीं आ रहा तो भी लेना है, 13 को लेना ही लेना है। अगर 13 2 बार होता है, मान लो 13 हम 2 बार वाला लेते, लेकिन इसमें एक एक बार ही, इसलिए एक बार हमें ले लेना। ठीक है, ले लिया। अब इनको गुणा करो, 13 7 91 होता है, 91 को 2 से करेंगे तो बचेगा 2 9 दूनी 18, यानी क्या आ जाएगा 182। अब देखिए हमने LCM निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हमें क्या बोला गया, इसकी जांच करने की दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर।
तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं जांच, जांच में हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर HCF ना LCM। अब देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, HCF LCM को इधर कर लो, दो संख्या को उधर कर लो। अभी आप क्या करोगे, हमें परिचय पाठ में तो ये से बताया था कि HCF गुना LCM बराबर दो संख्या में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM के गुना के बराबर है। HCF में HCF LCM को इधर कर लो या दोनों संख्या का गुणनफल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, या HCF LCM को आगे पीछे करो, इधर यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, HCF गुना LCM करो या LCM गुना HCF करो, बराबर ही है। दो संख्या का गुणनफल बोलो या एक ना, जो भी दो संख्या दी वो बोलो। हमारे दोनों संख्या क्या है, एक तो 26 और एक है 93। HCF और LCM कितना आया था, HCF को कितना था 13, LCM कितना आया था 182। गुना कर लो, 26 एकम 26, 8 लग गया, 26 नम कितना होता है, आता है ये बड़ा 23, 234 पे तो 36 क्या रहेगी 1366। इसे कितने गुना करोगे, इसका 6 रास्ता 2 13 8 104, 4 और 106, इसका ये 6 सॉरी रास्ता क्या 10, 13 और 10 13 और 10 23, दोनों बराबर आए, बराबर बराबर ही है। अच्छे और अच्छे का गुणा किसके बराबर है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। तुमने जांच करा तो हमारी जांच करने पर पता चल गया, हाँ ये बराबर, ये सही है, ये बात हो गई है ना हमारी बात, ये कि जो संख्या होगा अच्छे और अच्छे का गुणा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या है, 5 को 10 और 10, सबसे पहले हमने 5 को 10 की आभाज्य अभी तो अपन एलसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 से करेंगे तो आएगा 4, 5 में 10, फिर से बचेगा 5 में 10, 5 अगर दोबारा 3 से चला जाता है तो 8 20 5 तो 5 पे है 5 5 5 से 23 17 इधर किसका है बराबर में 9 का लगाएंगे तो 4 में 8 6 में 12 ठीक है। अब देखो इनके HCF ऐसे निकालने से पहले हमें क्या बनाएंगे, 5 को 10 क्या हो जाएगा 2 गुना 5 17 और इसके बराबर में क्या जाएंगे 2 गुना 23। अब देखो हमें HCF जब अपन निकालेंगे क्या लिखेंगे, HCF दो इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दो इसमें 2 बार आ रहा है, कौन सा लेना HCF में 1 बार 2 बार। फिर से देखो 3 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा छोड़, 5 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा छोड़, 17 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 23 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, छोड़ ही मतलब तो हमने 2 लिख दिया तो अच्छे तो क्या आ गया 2। अब आ जाएंगे LCM, LCM में मैंने क्या बोला था 2 देखो कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है इसमें 2 बार आ रहा है, 2 बार यानी 2। अब देखो 3 इसमें नहीं आ रहा है इसमें आ रहा है तो कितनी लेना, 5 इसमें नहीं आ रहा है इसमें आ रहा है तो हम लेना, 17 भी लेना है और 23 भी लेना है, क्यों लेना है क्योंकि इनमें नहीं आ रहे तो हमें LCM में तो लेना है। अब इन सब का गुणा करके आप देख लेना, इनका जो भी गुणा करने पे आएगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा LCM। चलो अब गुणा करके देखते हैं क्या, आप देखिए जब आप इन सारे नंबर्स को गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा 23460। इस प्रकार से नंबर को कैसे गुणा करना होता है, इसी में क्या होता है इन सबको अलग अलग 5 15 15 3 60 60 को फिर अलग गुणा करेंगे, 17 को इससे गुणा करोगे तो 17 का आधा तो सबको आता है, इससे गुणा करके जो भी आता है उसको 6 से गुणा करके एक ही को लगा देना, 60 से गुणा करने का मतलब क्या 6 से गुणा करके एक ही को लगा, ये वाला आ गया। अब अपन जांच करते हैं, जहां पे हमें क्या पड़ा कि HCF और LCM दोनों का गुणा दोनों संख्या के गुणा के बराबर होता है, यानी कि ये दो संख्या का गुणनफल बराबर बराबर HCF पहले क्या HCF का जैसे आपको दिया है ना वैसे दोनों संख्या कौन सी है 5 को 10 92 बराबर है HCF 2 आया था और LCM आया 23 4 तो देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 46, ठीक है क्या हो जाएगा 0 6 12 को 8 4 5 3 6 4 46 920
ये भी है 4620 जांच हो गया। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से करने आ रहे हैं। अब नंबर नेक्स्ट नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 को 36 54 का ना, इसके अवधानिक नियमन कर 2 का लगाएंगे तो 2 एकदम 2 6 12 8 का लगाएंगे 8 16 4 लगाएंगे, जैसे 2 का लगाएंगे तो 4 सॉरी 4 दूनी 8 दूनी 4, जैसे 2 का तो 30 अब जाएगा 3 का तो 7 7 एकदम 7। अब 54 का कर लो, 2 से करेंगे तो 2 में 4 7 में 4 से करेंगे तो फिर से 3 से करेंगे 3 कम ये लिख लो 336 बराबर क्या है, ऊपर क्या है 2 गुना 2 गुना 7 54 में क्या आ गए है 2 गुना 3 ये तो आ गई है अभाज्य एलसीएम एलसीएम बराबर हो जाएगा। देखो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। अब इसमें कितनी भी बार आए लेकिन एलसीएम में क्या करा है, दोनों में आ रहा है सेम टाइम आ रहा है। इसमें 2 केवल एक बार ही आया है, इससे गुणा करा हम क्या करेंगे 2 को देखना ही नहीं, 2 का काम खत्म किया, 2 को देखना ही नहीं। 3 इसमें एक बार आ रहा है इसमें 3 बार आ रहा है, लेकिन एलसीएम में क्या करना है सेम टाइम में आ रहा है, केवल ये एक बार बार आएगा, उसमें आ रहा है क्या क्या उसमें से एक 3 बार 7 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें छोड़ एलसीएम क्या हो गया 3 3 6। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में देखो 2 इसमें 4 बार आ रहा है इसमें एक बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है 1 2 3 4 ठीक है। 3 इसमें एक बार आ रहा है इसमें 3 बार आ रहा है तो 3 बार आ रहा है 1 2 7 नहीं आ रहा तो भी 7 सब गुना कर लो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुना 3 दूनी सॉरी 3 दूनी 27 गुना 7। अब इन सब 16 7 होता है 112 गुना 27 27 में 54 में 27 30 इसका वो हंसने के 3 27 28 30 यानी 3000 क्या रहेगा 34। ये सबका एलसीएम क्या आ गया 3000। अब क्या बोला गया था दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है सी ना एलसीएम, हम क्या लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का संख्या क्या है 530 एक है 54 बराबर एलसीएम कितना आया था 6 ना एलसीएम कितना है 3000 को गुना कर दो, ये इनका गुना करेंगे वो इनका गुना होता है 6 छोटे 24 तक 4 रख लिया 2 6 12 करेंगे 4 ऐसे में क्या 1 1 वो डायरेक्ट फिर आ 6 3 हमारी 1834 वही क्या होता है ना 18। देखो इधर ऐसे आगे जीरो होता है ना तो 6 को 2 से गुणा किया तो 12 12 और 2 हाथ से माइनस होता है ना डायरेक्ट चौका ही क्या है ना इस में डायरेक्ट चौका भी ठीक है आ रहे दोनों बराबर। ये अपने जांच करके भी देख लिया कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है इनके लेस और लेस के गुना के। तो आए होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनफल कैसे करते हैं, अभाज्य करके उनके लेस और लेस कैसे निकालते हैं, तो उनकी जांच कैसे करते हैं कि दो संख्या का गुणनफल है ना एचसीएफ और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे फॉर्म में दे, आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है छोटा क्वेश्चन बना के दे सकता है दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ एलसीएम के बराबर हो सकता है उनमें से कोई से भी एक चीज आपको ना दे, या तो दो संख्या में से एक संख्या नहीं दे एचसीएफ एलसीएम दे दे, दो संख्या में से एक संख्या नहीं दे ये एलसीएम या एलसीएम से कुछ भी नहीं दे, लेकिन आपको सब चीजें अच्छे से रेडी रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा हमें निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर, वही सेम ही काम करना है, हमें क्या करना है जो भी पूर्णांक हमें दिए गए उसके एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना है। अभाज्य गुणनफल विधि है तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अभी हमें 3 संख्याएं थी, मैंने क्या बोला था संख्याएं कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अलग अलग उनके अभाज्य गुणनफल कर लेने का वही इस गुणनफल क्या हुआ देख लेना। सबसे पहले 12 में कर, फिर यहाँ पे परिवर्तन करोगे, फिर यहाँ पे 21 ठीक है 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, फिर से 2 का जाएगा 3 बार और 3 एकम 3। अब इसमें देखो 3 का जाएगा 3 5 5 एकम 5, इसमें 3 का जाएगा 3 7 21 7। इतने आसान आसान यानी छोटे बच्चों के जो नंबर्स हो गए ना
वो वाले नंबर्स आपको एचसीएफ और एलसीएम के लिए दिए गए, ठीक है ना। अब इनकी एक बार लिख लो, 12 के तो क्या आए हैं 2 गुना 3, 15 के क्या है अभी 3 गुना 5, 21 के बाद क्या है 3 गुना 7। अब हम क्या लिखेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ में हमें क्या देखना है, 2 को देखना, 2 इसमें आ रहा है इन दोनों में नहीं आ रहा तो छोड़ ही दो, एचसीएफ में छोड़ दो, इसका कोई लफड़ा ही नहीं है। 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तीनों में एक एक बार आ रहा है तो 3 को लिखे। अब देखो 5 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा तो 7 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा तो तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, इसका केवल और केवल क्या होगा 3। अब आ जाती है एलसीएम की। एलसीएम में देखो थोड़ा ध्यान से करना, एलसीएम में क्या होता है हमें देखना है कि सबसे पहले तो ऊपर लिस्ट देख लो, इसमें देखो 2 गुना 2 आ रहा है, इसमें दोनों ही नहीं आ रहा, दोनों में तो भी हमें क्या करना है उसको लिखना है, 2 गुना 2 आ गया। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये तो लिख लेते हैं। 5 इसमें नहीं, इसमें आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा तो 5 तो आएगा। 7 इसमें आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा तो 7 तो आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 7 पंजे 32 गुना 3 गुने 6 6 गुने 12, तो 12 पंजे 60, 10 गुने हाथ में 6, 12 इन्हें 12 बढ़ा दिया 36, 36 और 6 42, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा 420। तो अभाज्य गुणनफल विधि से जब अपन ने एलसीएम निकाला तो क्या आ गया 3 और एलसीएम निकाला तो आया 420, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखो क्या हो 17, पहले 17 वाला निकाल, फिर यहाँ पे 23, यहाँ पे अब देखिए मुझे क्या लिख रहा है 17 23 29 तीनों ही क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसका मतलब देखना ही नहीं है 2 का 3 का जा रहा है कि जरा डायरेक्ट हमें उसी संख्या का लगता है, हमें तो 17 का जाएगा 23 में भी 23 का जाएगा 33 इसी प्रकार से 29 में भी 25 का जाएगा। अब एक बार इनकी अभाज्य 17 बराबर 17 गुना 1 गिन लो और 23 का हो जाएगा 23 गुना 1 गिन लो, या फिर केवल 17 केवल 23 देखो केवल 36 क्या हो जाएगा या एक मत यही क्या हो इनके गुणनफल यही है, ठीक है। अब देखो क्या है जब अपन एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे, एलसीएम जब आप निकालोगे एलसीएम, अब एलसीएम में तो हमें पता है नहीं आ रहा है तो भी हमें देना है, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में क्या होगा जब भी आपको सेम संख्या नहीं दिखी, मानो मेरे यहाँ पे एक संख्या क्या एक, ठीक है भाई एक तो होता ही है। अब मान लो यहाँ पे 17 गुना 1 है, यहाँ पे 23 गुना 1 है, सबको सेम क्या दिख रहा है केवल एक ही दिख रहा है, तो मतलब एलसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 17 है इन दोनों में नहीं, 23 इसमें है इन दोनों में नहीं, 6 में इन दोनों में नहीं, इसका मतलब जब भी किसी संख्या में अभाज्य गुणनफल सेम नहीं आता तो हमेशा याद रखना उसका एलसीएफ क्या होता है एक तो होता ही होता है, कभी भी खाली छोड़ के मत, जब भी आपको कोई संख्या दी जाए उनका एलसीएफ निकालने को दिया जाएगा और एलसीएफ सेम नहीं मतलब अभाज्य गुणनफल निकालने को एलसीएफ निकालना हो लेकिन अभाज्य गुणनफल करते हैं तो कोई भी उपनिष्ठ गुणनफल नहीं आता है, इसका मतलब उसमें एक तो आएगा ही आएगा, तो उसका मतलब उसका एलसीएफ क्या हो जाएगा। अब एलसीएम में तो क्या बनेगा 17 गुना 23 गुना गुना करके देख लो, जो भी गुना करने पे आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। गुना करने पे आएगा 11,340, ये क्या हो जाएगा। अब हमारा नंबर थर्ड वाले में क्या है 8 का निकालो, पहले तो 8 में 9 का भाग आएगा 4 बार हम 2 3 4 फिर 2 1, अब लोग किसका लग रहा है 3 का 3 3 3 कम 3, अब 25 25 में 5 का 5 में 25 का 8 का, देखो इतनी छोटी छोटी संख्या है तो अपन फटाफट भी कर सकते हैं। अब इनकी गुणन कर लो 8 बराबर 2 गुना 2 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5। अब एचसीएफ देखो कि जब क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर एचसीएफ पे देखो क्या है 2 इसमें है पर इसमें नहीं, 3 इसमें है पर इसमें नहीं, 5 इसमें है पर मतलब क्या होगा इसका भी एचसीएफ 1, एलसीएम में देखो एलसीएम में 2 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 कितनी बार है 2 बार, 1 5 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। गुना करो 4 4 में 8 गुना 3 गुना 5 5 25, 25 में कितना होता है 25 में 2 25 ना
8 8 बजे 40 में 10 लगे 4 8 में 16 4 10 में यहाँ पे क्या 2 4 यानी कितना 18 इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1200 एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 तो आई होप आप सब लोगों को एवरेज नंबर से एचसीएफ एचसीएफ निकालना एकदम अच्छे से अब तो आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें भी क्या दिया गया कि एचसीएफ यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है वो दिया है हमें एलसीएम निकालना। अब कई बच्चे काम करने हो जाएंगे कि हम कैसे निकालेंगे हमें तो केवल एचसीएफ दिया है और एचसीएफ हमें निकालना है तो हमने हमें क्या बताया था आपको वो दोनों संख्याएं दी जाएगी दोनों संख्याओं को एक्सपोनेंशियल दिया जाएगा और एचसीएफ के एलसीएम में से एक चीज दी जाएगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा हमें वो दो संख्याएं भी दे दी गई है। वो दो संख्याएं कौन सी है 306 और 657। इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा इनकी एचसीएफ एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें वो दोनों संख्याएं भी दी है इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे दे दिया है तो ये दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर पहुंचे। लेकिन हमें एलसीएम दिया नहीं हमें एचसीएफ ही दिया तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे एलसीएम ना एलसीएम बराबर उस एलसीएम कितना दिया है दिया लेकिन हमें एलसीएम तो दिया नहीं तो एलसीएम की जगह एलसीएम की रख देंगे। दोनों संख्या क्या 3 6 ना 657 वो संख्या मतलब उनको गुणा के रूप में लिख लो गुणनफल दिया था गुणनफल लिख लो गुणनफल नहीं दिया तो उनको गुणा के रूप में लिख लो सरल। अब एलसीएम को खुद रख लेंगे क्योंकि हमें सब करना पड़ेगा जब तो एलसीएम आएगा ना ये 9 गुना में उधर लेके जाओ खास चला जाएगा क्या होगा 306 गुना 657 आग लगा दो 9 का उसे कोई सा भी कटा लो काट दो फिर 27 28 ये कर देते 27 24 26 यानी क्या बचेगा एलसीएम बराबर 34 गुना 607 तो एग्जाम करने पे आएगा 22,338। आप लोग गुना करके देखे ना ये करने पे क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा नंबर यहाँ पे करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट क्या बना गुना करना तो आ जाएगा 22,338। ठीक है अब हम बढ़ते हैं कुछ की तरफ इसमें क्या दिया गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के साथ n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए मैंने आपको परिचय पाठ में क्या बताया था कोई भी संख्या 6 की घात n यानी कि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है जब उसको अपन 2 गुणा m के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपन इस 6 गुणा m के रूप में लिख सकते हैं जब तो ये 0 पे समाप्त हो सकती है कोई भी प्राकृत संख्या और अगर वो 6 को अगर अपन 2 गुणा m के रूप 2 गुणा 5 सॉरी 2 गुणा 5 के रूप में नहीं लिख सकते तो वो प्राकृत संख्या 6 की पावर m पे समाप्त नहीं सॉरी वो प्राकृत संख्या कोई भी प्राकृत संख्या होगी वो 6 की घात n पे समाप्त नहीं होगी। हमें क्या बोला गया क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमें वो प्राकृत संख्या नहीं दी है कोई भी संख्या होगी वो संख्या 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है क्या तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हमें क्या पता है किसी भी प्राकृत संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनफल किस रूप में होते हैं 2 गुणा 5 के रूप में अवश्य होते हैं ना। यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या है अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी जैसे अपन एग्जांपल लिया था ना 10 है 20 है 30 है ये सभी प्राकृत संख्या है अगर इनमें से कोई सा भी एग्जांपल आप लेंगे तो ये गुणनफल करोगे अभाज्य हमेशा 2 गुणा 5 के रूप में तो आएंगे आएंगे जैसे बड़ी संख्या होगी उसके हिसाब से 2 के 5 पर घात लग जाएगी लेकिन एक बार 2 और 5 आएगा तो हमें क्या बोला गया किसी प्राकृत संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनफल क्या होने चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में अवश्य होते हैं। ठीक है ना अब अपन चेक करते हैं हमें दिया गया कि 6 n तो 6 n क्या 6 n बराबर क्या हो जाएगा 6 की अभाज्य करो तो देखो 6 की अभाज्य करोगे तो 2 का भाग बनाएंगे तो 3 बार तो 3 एकम 3 यानी कि आएगा 2 गुणा 3 के साथ जितनी घात है घात कितनी है n है n है तो n फिर से लगा लेकिन अंदर वाला देखो हमने क्या बोला था कि अंदर क्या आना चाहिए 2 गुणा 5 लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है 2 गुणा 3 ये है क्या 2 गुणा 5 नहीं है ना
इसका मतलब 2 गुणा 5 नहीं, इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? 6n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त कब होगी? जब अपन इस 6 को 2 गुणा 5 में लिख सकते थे, इसको 2 गुणा 5 के रूप में लिख नहीं सकते क्योंकि उसके अभाज्य गुणन करें तो क्या है? इसका मतलब किसी भी प्राकृत संख्या के 6n को 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। ये 6 है ना, किसी भी प्राकृत संख्या के 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। इसी के साथ हमारा हो जाता है काउंटिंग। अब हम करते हैं नंबर 6 एंड 7। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यानी कि ये सब गुणा में प्लस 13 में और आगे भी कोई नंबर है तो हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है? तो हमें पता है कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है? जब उस संख्या में उसके अलावा और एक के अलावा अन्य किसी भी दूसरी संख्या का भाग जाता है। कल अपन ने परिचय पाठ में सीखा था ना, पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको भाज्य अभाज्य सब संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो आप भाज्य संख्या के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो वापस से देख लीजिए। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनफल उस संख्या के अलावा एक के अलावा अन्य कोई भी नहीं होता, या तो ये बोल सकते हो। या कई बच्चों को क्या होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो एकदम आसानी से एकदम आसान तरीके से क्या बोल सकते हैं, जिस संख्या में खुद के अलावा और एक के अलावा अन्य दूसरी संख्या को भी भाग चला जाता है, वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी होती है? जिसमें उस संख्या का और एक का बस 2 ही का एक भाग जाता है, उनके अलावा एक का तो सब में जाता ही जाता है। मान लो अभाज्य कौन सी होती है? जिसमें उस संख्या के अलावा खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। एक का तो मैंने बोला सबके जाएगा ही जाएगा। तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है? जिसमें क्या होता है, उस संख्या के अलावा एक के अलावा अन्य भी गुणनफल होते हैं, या फिर उस संख्या के अलावा और एक के अलावा अन्य दूसरी संख्या को भाग जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 40 है, 20 है, 4 है, 6 है, तो ये सभी क्या है? हमारी भाज्य संख्याएं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया है इस रूप में, यानी ये नंबर दिया और ये नंबर दिया। हमें चेक करना है कि भाज्य संख्या की है, तो हम चेक करने के लिए देखो हमें गुणा में प्लस में दिया, तो हम इनको कैसे इजीली में सेट कर सकते हैं ताकि हमें हमारा आंसर मिल सके। तो सबसे पहले हम करते हैं इस संख्या को। संख्या क्या है? 7 गुणा 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए जहां पे भी कोई भी संख्या प्लस माइनस अलग होती है ना, वो एक अलग संख्या होती है, ये अलग है। जैसे मान लो ये सभी के सभी गुणा में, इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? एक अलग संख्या है। ये बीच में प्लस आ गया फिर से संख्या, इसका मतलब ये गुणा हो गई, ये एक अलग है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है, ये अलग है, एक नंबर अलग है, तो हमें क्या कर लेना है? इन दोनों पे और इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सेम चीज है वही होता है कॉमन। तो सेम मुझे क्या दिख रहा है? 13 मुझे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो दोनों में से बाहर आएंगे। 13 को ले लिया हमने बाहर, तो देखो यहाँ पे अंदर क्या बच गया? 7 11 एक 13 तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया? 1 प्लस प्लस है तो प्लस लगा दो। 13 को बाहर ले लिया तो क्या आ गया? यहाँ पे भी 1। भाई ये 13 भी बाहर आ गया, ये 13 भी बाहर आ गया। यहाँ पे प्लस 13 था इसलिए प्लस में 1 बच गया। यहाँ पे 13 बाहर आने का मतलब क्या है? आपको उस संख्या के अंदर जो भी कॉमन दिया है ना, उसका भाग लगा देंगे। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे तो 13 13 ही था। मान लो यहाँ पे 26 होता और यहाँ पे 13 होता, ठीक है ना, तो अपन 13 बाहर लेते, तो इसका तो पूरा 13 बाहर आ जाता, लेकिन इसमें 13 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? ऐसे मतलब है ना, 13 बाहर आया तो 13 बच गया, नहीं 26 के अंदर 13 का भाग लगा तो क्या जाएगा? 2। ठीक है, इस प्रकार से आता है। कॉमन लेने के बाद हमें ऐसे सोल्व करना। अब इसको सरल, तो 13 हो गया, क्या था? 77, और 77 को 1 से गुणा किया तो 77, 77 में 1 गुणा तो 77, ये क्या हो गया? 13 ना 78 लिख दो। अब 13 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 को अपन क्या बना सकते हैं? और गुणनफल बना सकते हैं ना, इससे निकाल सकते हैं। तो 78 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो अपन इसको इससे गुणनफल निकाल देते करके हमें यहाँ पे देखते पता चल गया कि भाई ये एक अभाज्य संख्या है। ऑलरेडी बोला है, लेकिन अपन प्रूव कर रहे हैं। तो देखो अब 2 का भाग लगाओ, 3 6 बार 18 बार या 3 बार, 9 दूनी 18 ना 3 बार, 13 3 40, 13 एकम 13। देखो क्या आ गया इसका? 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसका मतलब देखो इसमें एक उस संख्या के अलावा और भी कितने सारे
2 3 और भी क्या आ रहे हैं, गुणनखंड आ रहे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अपन ने निकाल दिया, हम क्या लिख देंगे, यह भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक पर उस संख्या के अलावा और भी आ रहे हैं। हमने प्रूफ कर दिया, हमने बता दिया कि भाज्य संख्या कौन सी है। तो हमें कोई पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या हमारी होती कौन सी है। अगर आपको नहीं पता है कि भाज्य संख्या कौन सी है तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे। जब आपको पता होगा भाज्य संख्या कौन सी है तभी तो करोगे ना। अब हमें पता चल गया भाज्य संख्या कौन सी है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे वे में सेट करेंगे ताकि इसकी गुणनखंड निकाल सके, हम बता सके कि भाई इसमें और भी संख्याओं का भाग जाता है। तो हमने इसको इस प्रकार से सेट कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम फिर से जो भी संख्या आई भाज्य संख्या बन गई, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इस सारे गुणनखंडों में देखिए तो एक के सेम संख्या मान लो 13 है, देखो 2 बार है, 2 है, 3 है, इसका मतलब और भी गुणनखंड आ रहे हैं ना संख्या के अलावा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, भाज्य। अभाज्य होते तो एक खाली वो एक ही संख्या आती, दूसरा कोई भी हिस्सा भी नहीं आता, या एक आ सकता था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, सेम इसी प्रकार से दूसरा वाला देखिए, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस। अब ये इतना टर्म अलग है, इतना प्लस हो गया है ना, ये अलग है। तो इन इसमें इधर वाले में देख लो, इसे में आप कॉमन देख लो क्या है। लेकिन मुझे इस पूरे में भी 5 दिख रहा है, प्लस में 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 अपन ले लेंगे। 5 को चलो बाहर निकाल देते, 5 को बाहर निकाल दे तो उसमें क्या बच गया, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इधर देखो, इधर प्लस में प्लस इधर क्या है, एक में 5 बार आ गया तो एक बचेगा, बचेगा तो 5 5 का भाग करो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक बार लिख दे। फिर देखो इनको सरल कर लो, 5 तो बार है नहीं, गुना कर लो, 7 6 42, 4 के 12 12 दूनी 24, 24 को आप 42 से गुणा करो, 42 24 प्लस 1 5 और 48 8 18 के 4 96 97 99 100 प्लस 1 5, ये हो गया 1000, 8 जगह 1000। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ गया, 5 गुना 1009। अब 1009 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 1009 के अलावा 5 का भी तो भाग होता है, क्योंकि 5 तो गुणा में, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक भाज्य संख्या। इसको 5 से गुणा करते ये क्या बन जाएगी, 5 से विभाजित, क्योंकि इसका मतलब खाली एक ही संख्या और एक से विभाजित नहीं हो रही, अन्य दूसरी संख्या नहीं 5 से भी विभाजित हो रही, इसका मतलब ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक वर्ग संख्या के अलावा इसके और भी गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर हो सभी को। हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, उससे हमें ये सिर्फ प्रूव करना है कि भाज्य संख्या है। तो हमें प्रूव करके बता दिया कि किसी संख्या के संख्या के अलावा एक के अलावा अगर अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड है तो क्या होगी, हमारी एक भाज्य संख्या होगी। या क्या हो सकती है, संख्या में अगर संख्या के अलावा एक के अलावा अगर संख्या का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या होगी। तो अपन ने दोनों को सिद्ध कर दिया, इसमें भी देखो हमने सिद्ध कर दिया, इसमें भी सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, एक, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। यानी मान लो कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ, यानी ऐसे गोल रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि इस पूरे मैदान का अगर एक चक्कर लगाती तो सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाता है ना तो रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। इसका मतलब रवि तो फास्ट चल रहा है, सोनिया धीरे चल रही है। ये बात हमें पता चल गया। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि वो एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही समय पे शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये जगह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी दिशा में दोनों चलेंगे, एक ही जगह से चलेंगे और एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और इसी जगह से चलते हैं। लेकिन जो दोनों ने समय लिया ना, वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब हमें पूछा क्या क्या कितने समय बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वो दोनों कितने टाइम के बाद में वापस यहीं पे आके एक दूसरे से मिल जाएंगे। भाई मानो ये तो चल रही है सोनिया, ठीक है, सोनिया धीरे चल रही है, धीरे चले, मान लो यहाँ पे ऐसे तीन चलेगी, रवि इसके आगे आगे यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें पता नहीं वो कितने टाइम के बाद में एक दूसरे से वापस यहीं पे आके मिल जाएंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या है, जो भी टाइम कुछ जो हमें दिया गया ना, उनका क्या निकालना है, हमें लेस है, यानी कि हमें लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालेना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखूंगे सोनिया, सोनिया द्वारा लिया गया समय, समय बराबर हरा, ठीक है, इसी प्रकार से रवि ने लिख दिया, रवि द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है, 12 मिनट। अब हमें क्या करना है, 12 का और 18 का निकाल लेना है एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, 18 में 12 का लस, लस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 18 का भी अभाज्य निकालेंगे अपन और 12 का भी निकाल, 18 की करेंगे तो 2 से इसको किया 9 बार, 3 से इसको किया 3 बार और 3 एकम 3, जैसे 2 से किया तो 6, फिर से 2 से किया तो 3, 3 एकम 3। अभी क्या होगा, जब 18 के तो देखो क्या चाहिए, 2 गुना 3 गुना 3, 12 क्या आएंगे 2 गुना 3। अब हम लिखेंगे 18 में 12 का अब लेसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जब भी हम लेसर निकालेंगे तो लेसर में हमें क्या करना है, हमें वो गुणनखंड लेने हैं जो क्या जितनी संख्याओं का दिया है, 2 का दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया है, उसमें डिपेंड करेगा। लेकिन हमें देखना है कि वो अभाज्य गुणनखंड वो संख्याओं में एक में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा तो भी लेना है, और एक दोनों में आ रहा है तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, 2 देखो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो एलसीएम में कौन सा लेना है, 10 वाला, हो जाएगा 2 गुना। अब इसमें देखिए 3 इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, तो हमें कौन सा लेना है, 2 बार वाला, 3 का 3, बाकी तो कुछ नहीं, 2 है 3 है, चलो देखो 3 3 और 9 3 18 18 3 36, तो ये हमें दिया गया, अब ये 18 12 क्या था, हमने किसको निकाला था मिनट में, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 36 मिनट। इसका मतलब वो दोनों देखो 36 मिनट के बाद में एक दूसरे से फिर से मिल जाएगी उस स्थान पर, तो हम लिखेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या कर लेना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमें क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना आपको परिचय पाठ में सिखा दिया गया है, पीछे की बहुत सारी क्वेश्चनों में सिखा दिया गया है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कोई भी एलसीएम निकालने में गलती नहीं करोगे, एलसीएम निकाल के आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप सब लोगों ने एकदम अच्छे से समझा होगा, अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जरूरत है। आप लोगों के प्यार सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेट करेगा, क्योंकि मोटिवेट अपन जब भी होते जब अपन को ऐसा लगता है कि अपन ने ये काम किया है, इसको कोई देख रहा है, मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर उसको कोई नहीं देख रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा क्या, अगर लोग देखेंगे, आप लोग जैसे लोग देख के उसको पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि मैं उसमें बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करती हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुझे आता है मैं उस तरीके से आप लोगों को भी सिखा पाऊँ। इसलिए आप लोग यही करना कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, आप लोग समझ रहे हो कुछ, तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके, समझ सके, ठीक है। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।